नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे आप सभी को। तो चलिए तैयार हो जाइए, सभी लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि आज मैं आप सबके सामने जो क्लास लेकर आया हूँ, रैंकिंग की क्लास लेकर आया हूँ। और रैंकिंग में जो अलग प्रकार से हर प्रकार के जो रैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आज आपको आज यहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जिससे पहले एग्जाम में पूछे जा चुके थे और पूछे गए थे, लेकिन थोड़ा सा प्रीवियस ईयर काफ़ी पुराना है। तो मैं सोच रहा था पहले इनको कर लेते हैं और इसके बाद फिर जो नए अपडेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आप सबके सामने लेकर आऊँगा। क्वेश्चन होता है, ये दिमाग में नहीं लेकर आना कि सर ये बहुत पुराने क्वेश्चन है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टडी 91 के द्वारा जो आपको बैचेस प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे यहाँ पर हिंदी का बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूजी नेट का फर्स्ट पेपर, उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी। तो सीधे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों आप सबके स्क्रीन पर है, इसको पढ़ना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि निम्न शब्दों को उसी क्रम में लिखें जिसमें शब्दकोश में पाए जाते हैं। मतलब कुल मिला के इनको शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए व्यवस्थित करिएगा कि इसमें जो क्रम बनेगा वो कैसा क्रम बनेगा। देखते हैं कि कितने बच्चे कर पाते हैं। 1 वाला जाएगा, 2 वाला जाएगा, 3 वाला जाएगा या फिर 4 वाला क्रम जाएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इसका पहला लेटर एस सभी का कॉमन है। इसमें आई है, इसमें ओ है, इसमें आई है, उसमें सी है। तो सबसे पहले कौन सा जाएगा? 4th वाला, क्योंकि सी इन सब में सबसे पहले आएगा। नियम तो पता ही है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई और आई जो ओ से पहले आएगा, तो आई और आई वाले दोनों अभी लड़ेंगे। आई के बाद यहाँ जी है, लेकिन आई के बाद यहाँ एम है, तो एम से पहले जी मिलता है, तो कौन सा आएगा? फर्स्ट वाला। अब आएगा फर्स्ट वाला। अब इसके बाद फिर जाएगा थर्ड वाला। क्यों थर्ड वाला जाएगा? क्योंकि आई जो है ओ से पहले आता है। और सबसे लास्ट में कौन जाएगा? सेकेंड वाला। तो चौथा पहला तीसरा दूसरा, चौथा पहला तीसरा दूसरा, और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो पहले का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। और अगर आप लोगों ने पहले का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस बात को समझा होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर क्या आएगा। कह कि नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा होगा। मतलब आपको बताना है कि इसमें आखिरी शब्द कौन सा होगा, डिक्शनरी में कौन सा शब्द बाद में मिलेगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि ओपाइन, ओपियम, आउटर या आउटडोर। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आखिरी शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ओपी, ओपी, ओ यू, ओ डी, तो यहाँ पर ये तो जो शब्द होगा ये पहला में आएगा क्योंकि ओ के बाद डी है। यहाँ पर पी और पी है, तो यहाँ पर आई है, इसके बाद एन है, तो ये दूसरे में आएगा। आई के बाद यहाँ पर यू है, तो ये तीसरे में आएगा। ये सबसे लास्ट में जाएगा तीसरा वाला। तो उसने पूछा है कि सबसे आखिरी में, तो आखिरी में जाएगा तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने आखिरी में तीसरा वाला आंसर किया है उन सभी बच्चों का ये प्रश्न भी क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो दूसरे का आएगा तीसरा वाला और ये हो गया आपका सही जवाब। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 में से 2 आपके जो है स्कोर सही हुआ होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। और बहुत क्वेश्चन पूछता है एक डिक्शनरी वाले से, जान लीजिए बहुत पूछता है। बताइए, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसको जो है क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए और बताइए किसका क्या सही क्रम होगा। तो यहाँ सिलेक्ट लिखा हुआ है, सेल्डम लिखा हुआ है, सेंड लिखा हुआ है, सेल्फिश लिखा हुआ है, सेलर लिखा हुआ है। बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या आएगा। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए भाई, सेलेक्ट, सेल्डम, सेंड, सेल्फिश या सेलर में से क्या जाएगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का। व्यवस्थित करो भाई, कौन सा ऑप्शन जाएगा? 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा या 4 जाएगा। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो एस ई एल तो सब में कॉमन है। तो एस ई एल, एस ई एल, एस ई एल, एस ई एल और यहां पर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एस ई एन है, तो भैया एन से पहले तो ए एल आता ही आता है ना। तो एन से पहले तो एल आता ही आता है। इसका मतलब तीसरा वाला है ना जो सबसे लास्ट में जाएगा। तो तीसरा वाला देखो सबसे लास्ट में सब में रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ई है, वहां पर डी है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर आई है, तो सबसे पहले कौन आएगा? डी। तो सबसे पहले दूसरा वाला।
ठीक है। अब डी से यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एल है, तो कौन आएगा? ई आएगा। तो फिर यहाँ पर आएगा पहला वाला। अब यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एल है, तो एल से पहले एफ आएगा, तो यहाँ पर चौथा वाला, फिर जाएगा कौन सा? पांचवा वाला, और फिर सबसे लास्ट में जाएगा तीसरा वाला। तो 2 1 4 5 3, 2 1 4 5 3, और ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला आएगा, और जिन बच्चों ने तीसरे का सेकंड वाला आंसर किया है उन सबका ये प्रश्न सही होगा। देख सकते हैं बिहार का क्वेश्चन है पुलिस कांस्टेबल का, तो जो भी पुलिस कांस्टेबल का जो लेवल है वो लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसी लेवल की तैयारी आपको करके जाना है। थोड़ा सा ऊपर ही करना है, आपको नीचे नहीं करना, क्योंकि जब से जैसे एग्जाम नजदीक आएगा मैं इसका लेवल आपका थोड़ा सा अप कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को वहां पर फायदा मिल जाए। आइए बढ़ते हैं। तो पहले आपको इन प्रश्नों को करना सीखना होगा जो मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए सभी लोग। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइएगा किसका शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, तो इसमें से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइए जल्दी से। क्वालिफाई लिखा हुआ है, क्वार्टर लिखा हुआ है, क्वेरल लिखा हुआ है, और क्वेवर लिखा हुआ है। देखते हैं कि इसको क्रम में व्यवस्थित करने पर इसमें से कौन सा इसका सही आंसर जाएगा, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो क्यू यू ए सब में कॉमन है, क्यू यू ए, क्यू यू ए, क्यू यू ए, क्यू यू ए सब में कॉमन है। अब इसके बाद यहाँ पर एल है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर बी है, तो इन सबसे पहले एल आएगा, तो सबसे पहले पहला ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका हो गया। अब इसके बाद आर और बी, तो बी तो आर के बाद में ही जाएगा, तो बी से पहले आर आता है, तो आर टी यहाँ पर है, और यहाँ पर आर है, तो आर के बाद यहाँ आर है, यहाँ आर के बाद टी है, तो टी से पहले क्या आता है? आर, तो कौन सा आएगा? तीसरा वाला। कौन सा आएगा? तीसरा वाला। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर टी है तो दूसरा वाला, और सबसे लास्ट में कौन जाएगा? चौथा वाला। तो 1 3 2 4, और 1 3 2 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो चौथे का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाले में जाएगा, और जिन बच्चों ने चौथे का सेकंड वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। 4 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? बताओ भाई, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? तो यहाँ डिल्यूड है, और डिलरिव है, डिफर है, और मैं आपको तीसरे स्थान पर बताना है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलो बताओ भाई। तो दोस्तों पहले आप ये देखो कि पहले स्थान पर कौन आएगा। तो यहाँ पर डी ई एल, डी ई एल, डी ई एफ, डी ई एफ, तो पहले स्थान पर तो ये आएगा क्योंकि यहाँ पर एफ है। अब यहाँ पर देखो एल एल एल, एल के बाद यहाँ ई है, एल के बाद ई है, एल के बाद आई है, एल के बाद एल के बाद ई है, तो दूसरे स्थान पर आएगा। यहाँ एल के बाद आई है, एल के बाद है, तो तीसरे स्थान पर, और ये चौथे स्थान पर। उसने पूछा है तीसरे स्थान पर, तो कौन जाएगा? सेकंड वाला। तो 5वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला जाएगा। ठीक है, उसने तीसरे स्थान पर पूछा था, और जिन बच्चों ने 5वें का सेकंड वाला आंसर किया है सही हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। तो ईमानदारी से बताइएगा कि 5 में से 5 कितने बच्चों का सही हुआ है? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस मेरे हिसाब से तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आपके गलत हो गए हैं तो ईमानदारी से अपना स्कोर 5 में बता दीजिएगा कितना आपका गया है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी का बुक है, पीटीओ की बुक है, पेट की बुक है, पेट की बुक है, आरओ और लेखपाल की, और यूपी टेट की बुक लॉन्च कर दी गई है, आप लोगों को पता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा कि यदि डॉक्टर बुखार, दवाई एवं स्वास्थ्य को क्रम में लिखें तो सही क्रम बताइए। मान लो अगर आपको आपका जो है मतलब डॉक्टर के पास आपकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब होने का प्रोसेस क्या होता है वो यहाँ पर बताए, और ये सबके साथ हुआ होगा। बताओ भैया सबसे पहले क्या हुआ होगा ये आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है, और मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की समझ में आई होगी। बताइए जल्दी से क्या आएगा। तो भैया सबसे पहले आपको क्या होगा? बुखार होगा। सबसे पहले आपको क्या होगा? बुखार होगा। ठीक है, तो बुखार तो इसमें भी नहीं है, ये भी गलत, बुखार इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। बुखार होगा तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर क्या करेगा? दवाई देगा। दवाई देगा तो आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। तो कौन जाएगा? चौथा वाला। तो 6वें का जो आंसर आएगा, भाई पहले दवाई फिर स्वास्थ्य फिर बुखार फिर डॉक्टर, उल्टा सीधा लिखा है। पहले डॉक्टर फिर बुखार। भाई डॉक्टर के पास पहले पहुंच जाओगे क्या? आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया हमको बुखार आने वाला है सर देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो यहाँ पर 6वें का जो आंसर आएगा वो चौथा वाला जाएगा, 6वें का चौथा वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। निम्नलिखित शब्द को एक तर्क संगत में लगाना है। सोना, रेत, लोहा, प्लेटिनम और हीरा।
तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करिए और बताइए कि इसका क्रम क्या जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्क संगत में लगाइए। यूपी SSC आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तर्क संगत में इसको लगाना। तो सबसे पहले यहां पर रेत आएगा और रेत के बाद यहां पर क्या आएगा, लोहा, ठीक है, लोहा, और लोहा के बाद यहां पर क्या आएगा, सोना, ठीक है, और सोना के बाद यहां पर क्या आएगा, हीरा, हीरा पांचवा वाला, और सबसे लास्ट में जाएगा प्लेटिनम, ठीक है। तो इन धातुओं को अगर क्रम में लगाएंगे 2 3 1 5 4 और 2 3 1 5 4 कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो सातवें का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा, ठीक है, सातवें का सेकंड वाला। समझ में आ गई बात। तो यहां पर 2 3 1 5 4 के रूप में यहां पर प्रश्न आपका जाएगा, और अगर आपने ये दिया है तो प्रश्न आपका सही होगा। चलिए, बहुत ही शानदार। आरोही क्रम में समय का सही इकाइयों का चयन करना है, तो बताइए आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों को चयन करना। आरोही का मतलब होता है कि आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। आरोही आने वाला, आरोही आने वाला, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो बताओ, पहले सेकंड, सेकंड के बाद दिन, तो दिन तुरंत आएगा नहीं। सेकंड, सेकंड के बाद घंटा, घंटा के 22 सेकंड के बाद तो मिनट आता है, ये भी गलत हुआ। ये देखो यहाँ दिया है, ये सेकंड के बाद दिन, ये भी गलत है। ये सही क्रम दिया है, सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद घंटा, घंटा दिन में होता है, दिन महीना, और महीना वर्ष में। तो कौन जाएगा, तीसरा वाला, आठवें का तीसरा वाला जाएगा। बोलो, अब इसमें अगर कोई ये कहेगा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें सर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है। तो आपको जो है हर समय जब भी आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे, जब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर से अच्छा बढ़िया काम करेगा, तो आपके जो ऐसे जो सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो अगर आपके बढ़िया से होने लगे, तो जो आप पढ़ाई करके जाते हो तो सब लड़के कर लेते हैं। 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। आइए 9 को पढ़िए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। करा कि किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, बताइए। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। मान लीजिए किसी भी छोर से, प्रारंभ से भी आपकी 11वीं रैंक है और अंत से भी आपकी 11वीं रैंक है, तो यहाँ कुल बच्चों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है प्रारंभ से स्थान और प्लस अंत से स्थान और -1। तो यहाँ पर प्रारंभ से स्थान 11 प्लस अंत से स्थान 11 और -1, 11 दूना 22, 22 में 1 घटा देंगे तो कितना आएगा 21। तो यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या पंक्ति में जो निकल कर आएगी वो 21 आएगी। तो 9 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, और जिन बच्चों ने 9 का तीसरा वाला 21 आंसर के रूप में बताया होगा उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था, बिहार पुलिस में पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है, सी सबसे बड़ी है। यदि डी बी से कुछ छोटी है और ए से कुछ बड़ी हो तो बताइए कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कर लोगे, इतना नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी की अपेक्षा छोटी है। जो ए नदी है वो बी की अपेक्षा क्या है, छोटी है। तो ए जो नदी है वो बी की अपेक्षा क्या है, छोटी है, परंतु ई से बड़ी है। अब ए नदी बी की अपेक्षा तो छोटी है, लेकिन ए जो नदी है वो ई से क्या है, बड़ी है। सी सबसे बड़ी है, डी बी से कुछ छोटी है। उसने कहा कि डी बी से कुछ छोटी और ए से कुछ बड़ी है। तो जो डी है वो बी से कुछ छोटी है और ए से कुछ बड़ी है, और ए से छोटी क्या थी, ई थी। तो यहाँ पर बीच में डी को हमको रखना पड़ेगा। और उसने कहा कि सी सबसे बड़ी है, तो जो सी नदी है वो क्या है, सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी नदी, तो सबसे छोटी नदी क्या है, ई, और ई कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 10वें का जो आंसर आएगा पहला वाला ई। उसने सबसे छोटी नदी पूछा था, अगर मध्य की नदी पूछता तो डी आंसर आता, बड़ी पूछता तो सी आता, ठीक है। तो 10वें का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा। 10वें का पहला वाला देख लीजिए, अगर आप लोगों ने 10वें का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11 में चलने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का ये आपका जो है बैच है, और मात्र 249 रुपए में। और अगर आप लोग जो है ये आपकी किताब है, अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हिंदी का जो इंडिविजुअल बैच है वो आपको दिख रहा है। चलते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा। करा कि सुषमा रश्मि से धनी है जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। अरुण रश्मि जितना अमीर है,
अरुण रश्मि जितना अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है, उपयुक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो चलो इसको बना लो भैया। पहले इसके रिलेशन को बनाना पड़ेगा। सुषमा रश्मि से धनी है, सुषमा जो है वो रश्मि से क्या है, वो धनी है। पहले इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं। सुषमा रश्मि से धनी है, तो मान लीजिए सुषमा है, रश्मि, ठीक है। सुषमा रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है, ठीक है। अरुण रश्मि जितना अमीर है। अब ये कोर्स ने कहा है कि अरुण जो है वो रश्मि जितना क्या है, अमीर है। तो हमें अरुण को ध्यान देना पड़ेगा कि जो अरुण है और जो रश्मि है वो दोनों का मतलब बराबर है, दोनों के पास बराबर संपत्ति है, ठीक है। अरुण रश्मि जितना अमीर है। उसने कहा है आगे, शोभा सुषमा से अमीर है। जो शोभा है वो सुषमा से क्या है, अमीर है। तो शोभा सुषमा से अमीर है। उसने कहा है जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। उसने कहा है कि आनंद, जबकि आनंद प्रिया से क्या है, अमीर है। अब यहाँ पर आनंद और प्रिया का, तो सुषमा रश्मि से धनी है, जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। अरुण रश्मि जितना अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है। उपर्युक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और आनंद प्रिया से अमीर है, तो यहां पर रिलेशन जुड़ नहीं रहा। तो ये रिलेशन जुड़ नहीं रहा, तो यहां पे अलग से बना लेते हैं। जो आनंद है वो प्रिया से क्या है, अमीर है। आनंद प्रिया से अमीर है। तो कह रहा है कि रश्मि प्रिया से गरीब है। अब इसमें से आपको इस कथन को आपको ध्यान से देखना है कि इसमें से कथन क्या जाएगा, उपयुक्त कथन के दिन में कौन सा कथन सही है। रश्मि प्रिया से गरीब है, तो रश्मि प्रिया से गरीब है, इसकी यहां पर कोई गारंटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। प्रिया अरुण से अमीर है, प्रिया अरुण से अमीर है, इसकी भी कोई गारंटी यहां पर नहीं है, क्योंकि प्रिया वहां पर है, यहां पर अरुण, यहां पर इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं पता। अरुण सुषमा से गरीब है, तो अरुण सुषमा से गरीब है, इस बात की आपके पास गारंटी है कि अरुण सुषमा से क्या है, गरीब है। आनंद रश्मि से अमीर है। अब आनंद रश्मि से अमीर है कि गरीब है, कोई आइडिया हमको नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो 11 का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला जाएगा। शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, एक लेवल का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िएगा और बताइएगा कि 12 का सही आंसर क्या आएगा। मृतक से अभियुक्त शक्तिशाली है, पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है, लेकिन वकील से अधिक शक्तिशाली है। अभियुक्त पुलिस के आगे अपना सिर झुकाता है, इसका मतलब युवा कि अभियुक्त छोटा हो गया। सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, ये आपको बताना है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का। मृतक अभियुक्त से शक्तिशाली है, तो जो मृतक है प्रश्न ने कहा है कि मृतक अभियुक्त से शक्तिशाली है, पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है, लेकिन वकील से अधिक शक्तिशाली है। अभियुक्त पुलिस के आगे अपना सिर झुकाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभियुक्त पुलिस के आगे सिर झुकाता है तो इसका मतलब है पुलिस जो है अभियुक्त से अधिक शक्तिशाली है। पुलिस जो है अभियुक्त से क्या है, अधिक शक्तिशाली है। ये हो गया, ठीक है। उसने कहा कि पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है, तो जो पुलिस है ये वाला, पुलिस अदालत से कम शक्तिशाली है, तो पुलिस जो है वो अदालत से कम शक्तिशाली है, लेकिन वकील से अधिक शक्तिशाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस है वो वकील से अधिक शक्तिशाली है। तो इसका मतलब ये हुआ तो सबसे अधिक शक्तिशाली, तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन हो जाएगा, अदालत। क्यों, क्योंकि जो है पुलिस वकील से अधिक शक्तिशाली है, तो सबसे जो शक्तिशाली होगा अदालत, और अदालत का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 12 का जो आंसर आएगा पहला वाला। और अगर आपने 12 का पहला वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही हो जाएगा, 12 का पहला वाला। तो सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रश्न था, कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं थी कि आप लोग कर नहीं सकते थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हाँ, इसको करके दिखाइएगा। शंकर कद में सलीम से छोटा है परंतु साइमन से लंबा है। सुरेश कद में सलीम से छोटा है लेकिन शंकर से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है बताइए, शंकर, सलीम, सुरेश या साइमन। क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए और बना के बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। शंकर कद में सलीम से छोटा है,
प्रश्न ने कहा जो शंकर है वो कद में सलीम से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सलीम का जो कद है वो शंकर से लंबा है। ये हमने बना लिया। शंकर कद में सलीम से छोटा है परंतु साइमन से लंबा है। शंकर किससे लंबा है? साइमन से लंबा है। शंकर जो है वो साइमन से लंबा है। सुरेश कद में सलीम से छोटा है, तो जो सुरेश है वो कद में सलीम से क्या है? छोटा है। ये हो गया, लेकिन शंकर से लंबा है। इसका मतलब ये हुआ कि सुरेश जो है वो कद में सलीम से छोटा है। सुरेश कद में सलीम से छोटा है लेकिन शंकर से क्या है? लंबा है। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? शंकर। और शंकर से छोटा कौन था? साइमन। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? साइमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेकिन शंकर तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? सलीम। और सलीम कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 13 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला सलीम आएगा। और जिन बच्चों ने इसका सलीम आंसर दिया होगा उन बच्चों का प्रश्न सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दोस्तों करके दिखाइएगा। क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है। चलो बहुत बढ़िया। तो जो क्रिकेट की गेंद है वो हॉकी की गेंद से हल्की है। मान लो ये जो हॉकी की गेंद है, क्रिकेट की गेंद हॉकी की गेंद से हल्की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट की जो गेंद है, ठीक है, वो हॉकी की गेंद से हल्की है। वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। तो हॉकी की जो गेंद है वो फुटबॉल की गेंद से हल्की है। ये बना लिया। हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। हॉकी की गेंद, अब यहां पर एक क्वेश्चन और छुड़ा था, वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है। तो यहां पर वॉलीबॉल की जो गेंद है वो फुटबॉल की गेंद से हल्की है। तो यहां पर उसने पूछा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी, तो सबसे भारी कौन हो जाएगी? फुटबॉल। और फुटबॉल कहां जाएगा? सेकंड में। क्यों? क्योंकि वॉलीबॉल की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, हॉकी की गेंद फुटबॉल की गेंद से हल्की है, लेकिन टेनिस की गेंद से भारी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हॉकी की गेंद फुटबॉल गेंद से हल्की है लेकिन टेनिस गेंद से भारी है, तो हॉकी की गेंद टेनिस की गेंद से क्या है? भारी है। तो इसका मतलब सबसे भारी क्या है? फुटबॉल है। तो 14 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। 14 का सेकंड वाला जाएगा फुटबॉल। तो सबसे भारी गेंद किसकी हो जाएगी? फुटबॉल की हो जाएगी। 14 का सेकंड वाला जाएगा। आइए 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि तनुजा बड़ी है हरिता से, रामा बड़ी है तनुजा से, हरिता बड़ी है रमा से। तो यदि प्रारंभ के 2 कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन होगा। चलो बताओ भाई, अलग प्रकार का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। तनुजा बड़ी है हरिता से, तनुजा जो बड़ी है वो हरिता से बड़ी है। प्रश्न कहा कि तनुजा बड़ी है हरिता से, ठीक है, तो तनुजा जो है वो बड़ी है वो हरिता से। रामा बड़ी है तनुजा से, तो जो है रामा जो है वो बड़ी है किससे? रामा बड़ी है तनुजा से। हरिता बड़ी है रामा से। अब हरिता बड़ी है रामा से कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर रामा तनुजा से बड़ी है तो हरिता से फिर बड़ी कैसे हो सकती है? तो ये कथन क्या है? असत्य है। उसने कहा कि यदि प्रारंभ के 2 कथन सत्य है तो तीसरा कथन क्या होगा? तो तीसरा कथन क्या है? गलत है। तीसरा कथन क्या गलत है? साफ साफ दिख रहा है, हरिता बड़ी है रामा से। बताओ हरिता रामा से बड़ी हो सकती है क्या? जब हरिता तनुजा से छोटी है और तनुजा से भी बड़ी रामा है तो ये भी कथन निश्चित रूप से क्या है? गलत है। तो 15 का जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला जाएगा। ठीक है, 15 का क्या जाएगा? सेकंड वाला। आइए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसमें से आपको हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 3 पार्ट हैं साइंस के। इसके बाद सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था का भी पार्ट आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी श्रृंखला थी आज की वो यहीं पर क्या होती है? कंप्लीट होती है 15 क्वेश्चनों की। और आज हमने जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से अगली सीरीज में मैं आप सबके सामने लेकर आऊंगा और प्रैक्टिस हम लोग बराबर इसी प्रकार से करते रहेंगे। तो ईमानदारी से आप लोग जो है एक दृढ़ संकल्प करिएगा कि प्रैक्टिस आपको बराबर करना है। 15 से 20-25 मिनट की क्लास होती है और इसको अगर आपको लगता है कि क्लास स्लो चल रही है तो आप जो है स्पीडोमीटर लगाकर आप उसको और तेजी से देख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास ऑप्शन होता है कि
अगर हमने आराम से ज़्यादा पढ़ाया है तो आप स्पीडोमीटर लगा लीजिए, आप अपना समय बचा लीजिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो है स्पीडोमीटर लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी।